गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रूविंग सीएस आज आपके लिए लेकर आया है नवंबर 2020 का सीएसईटी का लीगल एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व्ड। यस, आईसीएसआई का जो पेपर हुआ था नवंबर 2020 के एग्जाम में, दैट पेपर हैज बीन सॉल्व्ड फॉर यू राइट हियर राइट नाउ। सो लेट्स बिगिन गाइस। वेल, लीगल एप्टीट्यूड में इंस्टीट्यूट ने 18 क्वेश्चन पूछे थे, 18 क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे ताकि जो बच्चे जनवरी में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको एक क्लैरिटी मिले, एक बेस मिले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनके लिए उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस दिशा में आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप कंफर्टेबली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें एंड ना सिर्फ पास हो सके बल्कि फैंटास्टिक मार्क्स स्कोर कर सके। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके सामने पेपर है स्क्रीन पर, चलिएगा। पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज एट मुंबई। बच्चों, हेडक्वार्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का मुंबई में है या दिल्ली में? सर जी, हेडक्वार्टर्स तो दिल्ली में है। बढ़िया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ऊपर पढ़िएगा, चूज द करेक्ट आंसर बोला गया है, तो ये तो मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर आप नीचे ऑप्शंस देखेंगे ए, बी, सी और डी, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स आपको ए ऑप्शन में दिखता है और डी ऑप्शन में दिखता है। इसका मतलब ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही निकल गए। अब सेकेंड स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि आंसर ए होगा या डी। दूसरा, द 4 रीजनल ऑफिसेज ऑफ आईसीएसआई आर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, हां जी, चेन्नई, हां जी, कोलकाता एंड मुंबई, हां जी। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आप आईसीएसआई के स्टूडेंट्स हो, कभी वेबसाइट पे गए होंगे, अबाउट आईसीएसआई देखोगे तो ये चीज आपको वहां पर दिखेगी। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, हमारा आंसर है ए। देखिएगा बच्चों, आंसर है ए। बढ़िया है। चलिए, पहला क्वेश्चन डन। दूसरे पे चलते हैं। अगेन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। बच्चों, कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, पब्लिक कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हां जी, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, डेफिनेशन में ही लिखा है, डेफिनेशन में ही लिखा है। सेक्शन 2, आई रिपीट, सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच restricts number of members to 200, restricts transferability of shares। याद आया? बढ़िया है। सो यहां पर लिखा गया है प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। इंग्लिश थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब नॉर्मल कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर होंगे। स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग? एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मेरा पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। दूसरा स्टेटमेंट, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। कॉमन सेंस, ये तो बंदा अगर बिना पढ़े भी जाए तो भी करेक्ट कर ले। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू। आंसर आपका है डी। बढ़िया है। चलिए अगले पे चलेंगे। गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ टॉर्ट्स। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ टॉर्ट्स। अ टॉर्ट इज द सिविल रॉन्ग, जैसे हमने पढ़ा था। आइडेंटिफाई द टॉर्ट विच कैन नॉट बी जनरली डिस्क्राइब्ड एज ट्रेसपास टू अ पर्सन। बच्चा, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अब ट्रेसपास टू अ पर्सन का मतलब क्या होता है
किसी बंदे को हार्म करना या हार्म करने का डर दिखाना या उस बंदे की बॉडी से किसी भी प्रकार का रॉन्गफुल अटेम्प्ट या टच करना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बंदे की बॉडी को इस प्रकार का टच ना हो वैसा वाला टॉर्ट कौन सा है। जैसे देखिए क्वेश्चन इज आस्किंग यू कैनॉट बी जनरली डिस्क्राइब्ड एज ट्रेसपास टू अ पर्सन। कैनॉट। बैटरी। बैटरी मतलब किसी को पीटना या इस तरह से छूना कि उसे हार्म हो। धक्का देना बैटरी है। धक्का देना बैटरी है। पीटना बैटरी है। तो क्या आपने बंदे को छुआ? हां जी, तो इट इज ट्रेसपास टू अ पर्सन। ये हमारा आंसर नहीं है। दूजा फॉल्स इंप्रिजनमेंट। बंदे के खिलाफ गलत कंप्लेंट करना और उसे जेल में ठुसवा देना, यह भी टू अ पर्सन बॉडी है, इसलिए यह मेरा आंसर नहीं है। इट इज ट्रेसपास टू अ पर्सन। हमें कैनॉट वाला चाहिए, जो ट्रेसपास टू अ पर्सन नहीं है वो चाहिए। अगला असॉल्ट। असॉल्ट में आप छूते नहीं हो, सिर्फ थ्रेटन करते हो, डर दिखाते हो। जैसे बंदूक तान लेना। हमने आपके सर पे बंदूक तान ली, गोली चला दी तो बैटरी, लेकिन सिर्फ बंदूक तानी है तो असॉल्ट। लेकिन बंदे पर ही किया है ना, तो यह भी मेरा आंसर नहीं है। विच मीन्स मेरा आंसर डी होना ही होना है। अब डी क्या है देखिए, पब्लिक न्यूसेंस मतलब पब्लिक को आप परेशान करते हो। अपने घर पे जोर जोर से म्यूजिक बजाइए, पब्लिक परेशान। निहाल सर गाना गाए, पब्लिक परेशान। जोक था। पॉइंट है पब्लिक न्यूसेंस बंदे की बॉडी के अलावा भी आप कर सकते हो, तो ये आपका ट्रेसपास है बट नॉट टू अ पर्सन। आई रिपीट, ट्रेसपास बट नॉट टू अ पर्सन। तो डी आपका आंसर है। फोर्थ पॉइंट, डी यानी फोर्थ पॉइंट। तो नीचे देखिएगा ए, अच्छा तो डी गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फोर्थ वाला ऑप्शन सी में दिया गया है। पब्लिक न्यूसेंस मेरा आंसर है ना फोर्थ, तो फोर्थ कहां पर है, ए बी सी या डी? गुड, सी। मतलब आंसर सी है, डी नहीं। हम डी इसलिए बताए थे क्योंकि वो चौथा ऑप्शन था। बढ़िया है। चलिए स्मार्ट बच्चों के साथ कंटिन्यू करेंगे हम। चलिए चौथा प्रश्न। ओ, चौथे प्रश्न के पहले बच्चों आपके लिए एक सीएस का वेबिनार है ऑन सीएस एग्जीक्यूटिव। यस, जनवरी अटेम्प्ट के बाद ठीक 17 जनवरी को अभिषेक शर्मा सर और हम आपके लिए वेबिनार लेकर आएंगे कि सीएस एग्जीक्यूटिव में प्रूविंग सीएस आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। हां जी, सेमिनार होगा 17 जनवरी शाम 5 बजे। नीचे डिटेल्स दी गई है, जूम आईडी एंड पासवर्ड बोथ। तो भूलिएगा नहीं, 17 जनवरी 5 PM। चलिए कंटिन्यू करते हैं पेपर सॉल्विंग। चौथा प्रश्न, नहीं नहीं करोड़पति के जैसे नहीं कहूंगा, चौथा प्रश्न 3,20,000 के लिए नहीं, चौथा प्रश्न अपने एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। The details related to appointment of whole-time key managerial personnel is provided under which of the following sections of Companies Act 2013? अगर कंपनीज एक्ट 2013 आप पढ़ के गए थे एग्जाम में तो ये आपके मॉड्यूल में ही सेक्शन नंबर लिखा गया है। हाँ जी, कुछ लोग सेक्शन बाय हार्ट नहीं करते, उन्हें तुक्का मारना पड़ेगा, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यस इट इज सेक्शन 203। सेक्शन 203 ऑप्शन आपका है बी। चौथे क्वेश्चन का आंसर है बी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलेंगे। बाय द वे फोर्थ क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ था ही नहीं, सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन था, कोई क्या एक्सप्लेन करेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Which of the following statements is incorrect regarding importance of business ethics? बच्चों एथिक्स, मॉरल्स, बंदा जो एथिक्स अपने जीवन में फॉलो करता है, जो बिजनेस में फॉलो करता है, उनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? बच्चों पहला ऑप्शन, इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग रेपुटेशन ऑफ कंपनी। आप बताइए, अगर आप एथिकल हो तो लोग आपके धंधे में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सर जी लगाएंगे, क्योंकि उनको वो सेफ्टी फील होती है कि बंदा ईमानदार है, कि बंदा ईमानदार है। तो
यस, ये मेरा आंसर है। मुझे इनकरेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये आंसर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला, इट इज अनफेवरेबल टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स ऑफ द बिजनेस। स्टेटमेंट गलत है। हम एथिकल है तो वो कॉम्पिटिटर के लिए अनफेवरेबल क्यों होगा? ये स्टेटमेंट गलत है। अब सिर्फ इतना चेक करना है कि इससे भी ज्यादा गलत कुछ है क्या। चलिए, सी, इट कीप्स बिजनेस वर्किंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। माने बिजनेस कानून के दायरे में रहकर काम करेगा अगर आप एथिकल हो तो। जवाब सही है, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। आपका आंसर नहीं है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, भूलिएगा मत। फोर्थ ऑप्शन, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय एंड कस्टमर लॉयल्टी। अगर आप एथिकल हो तो आपके एम्प्लॉयज और आपके कस्टमर्स आपसे लॉयल रहेंगे। हां जी, अगर ऐसा सेलर है जो आपको गुड्स की करेक्ट क्वालिटी बताता है, करेक्ट प्राइस पे देता है, जो एम्प्लॉयज को भी सही सही प्रॉफिट का शेयर देता है या अच्छा पगार देता है, ऑनेस्ट डिस्क्लोजर करता है, ऐसे एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय भी काम करना पसंद करेगा। तो यह भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। माने जो सेकंड स्टेटमेंट था जो हमने पढ़ा था कि भाई इट इज अनफेवरेबल, अनफेवरेबल था, यस, अनफेवरेबल टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स, ये एक फॉल्स आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपका आंसर है 5 का बी। अगला, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द स्टेट शैल एंडेवर फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of dash years, 6, 8, 10, 14। बच्चों, आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्निंग स्टेट पॉलिसी, आई मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के काफी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 45 कहता है 14 साल तक फ्री एजुकेशन। यस, एस्पिरेशन है, लेकिन सरकारें सालों साल ये अचीव नहीं कर पाई है। Well, criticizing is not our job. Our job is to answer. And yes, the answer is 14 years. आपका ऑप्शन होगा D. क्वेश्चन 7 में वन ऑप्शन 2 बार टाइप हो चुका था, इसलिए मैंने एक बार कैंसिल किया हुआ है। इट्स जस्ट अ टाइपो एरर। चलिए, 7th वन गाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिएगा। द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड हैज प्रेफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड इधर एज फिक्स्ड अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट। यस, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट का भी हो सकता है, फिक्स्ड रेट का भी हो सकता है। यह स्टेटमेंट ट्रू है, यह स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज फिक्स्ड। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है the preference share capital would have a preferential right with respect to repayment in case of winding up of company before that of equity shares। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर के पहले रीपेमेंट मिलता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। हां जी, इसलिए तो इसे प्रेफरेंस कहा गया है कि इन्हें दो चीजों में प्रेफरेंस मिलता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड जब धंधा चालू है एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू है। तो बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू। तो बस आंसर ऑप्शन में ढूंढो ट्रू ट्रू कहां पर दिख रहा है। यस, ट्रू ट्रू इज इन ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर 7 का बी है। चलिए, 8th क्वेश्चन काफी ट्रिकी है ऑनेस्टली, देखेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इन कॉमन लॉ ऑफ टॉर्ट। बच्चों, टॉर्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का नेचर किस प्रकार का होता है। मैलिशियस मतलब खराब नियत, प्रोसिक्यूशन मतलब केस करना। आपने खराब नियत से केस किया, इसका मतलब आप जब केस कर रहे हो किसी पर, आपको पता है कि आप सच्चा केस कर रहे हो या झूठा। सर जी झूठा, तभी तो उसे बुरी नियत से केस फाइल किया गया माना जाएगा। तो इसका स्वभाव किस प्रकार का है, What is the nature of malicious prosecution? बोले, आंसर देखते हैं। इंटेंशनल टॉर्ट मतलब जब आप केस गलत फाइल करते हो
तो क्या आप जानते हो कि आपका केस गलत फैक्ट के लिए या गलत इश्यू पे फाइल किया जा रहा है? हाँ जी सर। तो इंटेंशनल टॉर्ट इज योर आंसर। चलिए बाकी सब ऑप्शंस देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि यह आंसर क्यों नहीं है। सेकंड ऑप्शन है एब्सोल्यूट लायबिलिटी टॉर्ट। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उन केसेस में होता है जहां पर आपकी वजह से किसी को नुकसान हो, लेकिन आपने जो किया है वो शायद आपकी नियत नहीं थी, शायद आपकी नियत नहीं थी, या फिर नियत हो तो भी आपने केस नहीं किया था, उसका एक्चुअल नुकसान हुआ है, लेकिन केस करके प्रोसिक्यूशन वाला नुकसान ये दोनों केस में नहीं होता। वैसे ही डी ऑप्शन देखेंगे तो नेग्लिजेंस टॉर्ट, गलती से केस हो जाता है। नेग्लिजेंस माने हम चाहते नहीं थे लेकिन केस हो गया। बाय द वे, हम चाहते नहीं थे वो नेग्लिजेंस है, केस हो गया वो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन माने केस करना। वेल, गलती से केस कर दिया नहीं, जानबूझकर गलत फैक्ट्स पे केस करना, हाँ जी। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, इंटेंशनल टॉर्ट। कुछ बच्चों ने तो इसको इंटरनेशनल टॉर्ट पढ़ लिया था, बोले इंटरनेशनल टॉर्ट थोड़ी आंसर होता है। बच्चों इंग्लिश ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आपके पास काफी टाइम होता है। इंटरनेशनल टॉर्ट नहीं है, इंटेंशनल टॉर्ट है। बढ़िया है। नाइन्थ क्वेश्चन, which constitutional amendment act introduced national goods and service tax that replaced all the indirect taxes in India? बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट एक्ट। यस, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। यस बच्चों, हम आधे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं विथ रीजंस एंड लॉजिक। यस, 18 क्वेश्चंस आए थे, 9 हो चुके हैं। चलिए कंटिन्यू करेंगे। What is the age mentioned in Article 24 of the Indian Constitution below which no child shall be employed to work in a factory or mine or engage in any other hazardous employment? बच्चों आर्टिकल 24 के हिसाब से बाल मजदूरी हैजार्डस इंडस्ट्री में किस एज के बिलो प्रोहिबिट की गई है? बाल मजदूरी, नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड बिलो फॉर वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस वर्क। बच्चों आर्टिकल 24 में 14 साल की उम्र है। कितने साल की उम्र है बच्चों? 14 साल की। इज दैट क्लियर? बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट हाउसेस इन इंडिया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप 9th 10th में सिविक्स अच्छे से पढ़े थे, सिविक्स कहें, पॉलिटिकल साइंस कहें, नागरिक शास्त्र कहें, तो यह पता होना चाहिए। यस, पहला स्टेटमेंट, द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years अनलेस डिसॉल्व्ड। यस, सरकार 5 साल के लिए आती है। 2014 में बीजेपी आई, 19 में बीजेपी फिर आई, अगला इलेक्शन 24 में होगा। कॉमन सेंस भी कहेगा यह स्टेटमेंट ट्रू है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, अगर बाकी 3 नहीं भी आते तो भी ये आपका आंसर है। वेल, हम बाकी 3 भी आंसर करेंगे। लोकसभा इज अ परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। वेल, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऊपर वाले का लाइफ 5 साल बताया, इसको बोलता है परमानेंट। नो, लोकसभा इज नॉट परमानेंट, राज्यसभा परमानेंट है। द टर्म ऑफ राज्यसभा इज 5 years अनलेस डिसॉल्व्ड। अगेन रॉन्ग, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट है। एंड 1/3 of members of Rajya Sabha retire every year? No. 1/3 retire every alternate year. इसका मतलब every 2 years. इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। सो अगर बी, सी और डी फॉल्स है, मेरा आंसर ए है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, 10 तो पहले हो चुका था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 12, A has taken a loan from B. C executed a promissory note in favor of B. बच्चों ए ने बी से लोन लिया हुआ है। ए ने, हम ड्रॉ करेंगे कुछ स्टोरी यहां पर। ए ने बी से लोन लिया हुआ है।
सी एग्जीक्यूटेड अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ बी। सी ने बी को एक प्रोमिसरी नोट दिया कि भाई हम पैसा वापस करेंगे। कब करेंगे? जब ए नहीं कर पाएगा। ये सुना सुना सा है। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यस, जहां पर ए जो लोन ले रहा है वो प्रिंसिपल डेटर है, बी जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर है, और सी जो उसे प्रोमिसरी नोट दे रहा है वो श्योरिटी है। श्योरिटी वो बंदा होता है जो गारंटी देता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। हु इज लायबल टू रीपे द लोन अमाउंट अंडर प्रोमिसरी नोट? बच्चों, इस प्रोमिसरी नोट में लोन का रीपेमेंट करेगा कौन? बच्चों, कौन करेगा? सिंपल, ए करेगा जिसने लोन लिया है। लेकिन अगर ए नहीं कर पाया तो सी करेगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, चलिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, सी इज नॉट लायबल सिंस ही हैज नॉट रिसीव्ड लोन अमाउंट। फॉल्स। B should have obtained promissory note from A, then only he would be liable. False. A and C are liable to be under contract of guarantee. True. तो मेरे 12th का आंसर C है बच्चों। A is not liable since C has not executed promissory note. Wrong. वो तो प्रिंसिपल डेटर था, वो पहले लायबल था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से किया होता तो ये आंसर आ जाता। अगला कॉन्ट्रैक्ट का ही सवाल है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a dash. बच्चों याद करो, agreements caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation are voidable at the option of the aggrieved party. सेक्शन 19 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 15 कोएर्शन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, ये 4 तरीकों से अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है तो वो वॉइडेबल है। जो पार्टी अग्रीव्ड है दूजे की वजह से, जो पार्टी दुखी है दूजे की वजह से, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, केपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, देयरफॉर इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट लेजिटिमेट, रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, करेक्ट। एंड लास्ट है वॉइड नहीं। सो कुछ लोगों को वॉइड लगा होगा, बेटा यहां पर वॉइड नहीं होता, दुखी पार्टी के पास ऑप्शन होता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। बढ़िया है, कंटिन्यू करेंगे। Which of the following option is false with reference to services rendered by company secretary? बच्चों, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट आपके सिलेबस में है। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी इनमें से कौन सी सर्विस नहीं दे सकता, या ऑप्शन इज फॉल्स। एडवाइजरी कंसल्टेंट इन इश्यू ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली गाइस कंपनीज एक्ट में अगर कंपनी सेक्रेटरी काम नहीं करेगा तो कहां करेगा? दूजा, एक्ट्स एज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट। बच्चों, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट वही बंदा कर सकता है जिसने ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास रजिस्टर किया हो, तो कंपनी सेक्रेटरी यहां पर नहीं होगा। बट वेल, और ऑप्शंस भी देखते हैं कि इससे इररिलेवेंट ऑप्शन कोई है क्या। सी, अग्री टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। यस, कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सनल है, ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड साइन डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। Drafts, arbitration and conciliation agreement. Well, that is where a company secretary specializes in drafting of agreements for arbitration, conciliation and other agreements as well. तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो मेरा आंसर था बी, acts as a registered trademark agent. चलिए अगला, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल। नोटिस कीजिए बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर भर भर के सवाल है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है। काफी बड़ा चैप्टर है, मेहनत करनी है। चलिए अगला सेक्शन नंबर का क्वेश्चन है, दिख रहा है। आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 इंडेक्स देता है आपको, सेक्शन नंबर 11 से 11 सेक्शन 30 का, 11 to 30 का इंडेक्स है। जैसे सेक्शन 10 कहता है agreements between competent parties
कॉम्पिटेंट पार्टीज, ठीक है। दूसरा कॉम्पिटेंट पार्टीज विथ फ्री कंसेंट, lawful object and lawful consideration and not expressly declared void. Are valid contracts. So valid contract क्या है, ये सेक्शन 10 ने बताया है, जिसमें कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज पहला पार्ट है जो सेक्शन 11 में डिस्कस हुआ है, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑन हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट है वो सेक्शन 10 नहीं कहता, सेक्शन 10 तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहता है। तो ज्यादातर बच्चों ने 10 टिक किया है सेक्शन 10, बट आंसर 10 नहीं, आंसर 11 है, यस। डन, कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि एट टाइम्स यू मे नो द सेक्शन नंबर बट यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन विच मेक्स यू गो रॉन्ग, ठीक है। चलिए आखिरी 3 सवाल। A being entitled to an estate for the life of B agrees to sell it to C. A being entitled to an estate for the life of B agrees to sell it to C. B was dead at the time of agreement. जब अग्रीमेंट किया C के साथ उस वक्त B डेड था, बोले B के मरने के बाद हम आपको प्रॉपर्टी बेचेंगे, लेकिन जब अग्रीमेंट कर रहे हो उस वक्त B मरा हुआ है। एंड आगे पढ़ो, बोथ द पार्टीज आर इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। बच्चों अगर दोनों पार्टी को इस फैक्ट का नहीं पता है तो बच्चों फैक्ट का नहीं पता है, इट्स अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड एज पर सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द अग्रीमेंट इज void because bilateral mistakes of fact render a contract void if they are essential mistakes. well, बंदा जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो उसका स्टेटस तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट था ही, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। bilateral mistake of essential fact section 20 bilateral mistake of fact essential fact। यस बच्चों, तो मेरा आंसर है डी, इट इज void। चलिए अगला, एज पर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड असॉल्ट। हमने आपको बताया था असॉल्ट इज अ केस जहां पर आप छूते नहीं हो, सिर्फ डर दिखाते हो या थ्रेट दिखाते हो। स्लैश कम ऑन, एप्रीहेंशन, करोगे ऐसा दिखता है, किया नहीं। टू पॉइंट अ लोडेड गन एट द डिफेंडेंट। बच्चों डिफेंडेंट वो है जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। आपने बंदूक लगाई है और किसी ने केस किया तो डिफेंड तो आप कर रहे हो, तो ये डिफेंडेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, टू रन अ बुलेट एट द प्लेंटिफ, गोली चला देना। बच्चों अगर गोली चला दी है तो ये असॉल्ट नहीं है, तो ये बैटरी है, ये भी आंसर नहीं है। टू पॉइंट अ लोडेड गन एट द प्लेंटिफ, यस, बंदूक तानना किसी और के अगेंस्ट और वो बंदा केस करता है तो वो प्लेंटिफ है और आप डिफेंडेंट हो। सो व्हेन यू पॉइंट अ गन एट द प्लेंटिफ इट इज असॉल्ट। प्लेंटिफ वो बंदा है जो दुखी है, प्लेंट मींस तकलीफ, जिसे तकलीफ हो वो कंप्लेन करता है, तो वर्ड कंप्लेन का रूट वर्ड प्लेंट है। प्लेंट माने तकलीफ, जिसे तकलीफ हो वो कंप्लेन करे और उसे कहते हैं प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ पर गोली चलाना नहीं, बंदूक रखना असॉल्ट है। एंड आखिरी, शूट एट द डिफेंडेंट, आंसर ये नहीं है क्योंकि डिफेंडेंट तो हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट माइट बी कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी, बट बी बैटरी है और सी असॉल्ट, इसलिए आपका आंसर सी है।
व्हाट डज द टर्म इंजंक्शन मीन इन लॉ? बच्चा लॉ में इंजंक्शन क्या होता है? सिंपल यार, जब आप कोर्ट के पास जाओ और कोर्ट को कहो कि उसे ये चीज करने से रोको, वो गलत कर रहा है, इसे इंजंक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंजंक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आम भाषा में कहें, सरल भाषा में, थ्री इडियट्स की तरह, तो इसे स्टे ऑर्डर कहेंगे। कोर्ट के पास जाकर जब आप स्टे ऑर्डर ले आते हो, कोर्ट जब उसे कहती है रुको, स्टे, डोंट डू, उसे कहेंगे इंजंक्शन। चलिए, अ फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, तुमने रिटर्न रिक्वेस्ट दिया तो काहे का इंजंक्शन? दूजा, अ मेथड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट थ्रू रेजोल्यूशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट, आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन है। अ कोर्ट ऑर्डर्स रिक्वायरिंग अ पर्सन टू डू और सीज टू डू अ स्पेसिफिक एक्शन। हाँ, टू डू और सीज टू डू अ स्पेसिफिक एक्शन। सीज मीन स्टॉप। कोर्ट जब किसी बंदे को कुछ करने से रोके तो उसे इंजंक्शन कहेंगे। हाँ जी, तो सी आंसर है। अ लीगल डॉक्यूमेंट, डी ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं। अ लीगल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ कोर्ट रिक्वायरिंग अ पार्टी और विटनेस टू अपीयर बिफोर इट। कोर्ट जब किसी को बुलाए तो उसे समन कहते हैं, इंजंक्शन नहीं। तो आपका आंसर इंजंक्शन माने कि स्टे ऑर्डर, ऑप्शन सी है। तो यस मेरे स्मार्ट बच्चों, इसी के साथ आपके नवंबर 20 का पेपर सोल्यूशन रेडी। यस, आप पोस्ट कर सकते हैं कि आपने जब इसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया तो आपको कितने मार्क्स आए थे। पेपर नीचे लिंक में दिया गया है, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर यह वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितने सही आंसर अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है बच्चों, विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जनवरी 2020 अटेम्प्ट। स्टे सेफ, stay healthy and keep studying. Just rock the exams.